मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। नफ़रत की आग में मैंने अपनी बेटी की शादी एक शराबी से करवा दी। शादी के बाद जब मेरी बेटी मुझे मिलने आई तो बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में रख कर गई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार होता था। जब वह मुझसे मिलने मेरे घर आई, इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं यह जानने के लिए एक बार बिना बताए मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुँची तो मेरे रूह कांपने लग गई, क्योंकि मेरी बेटी तो। मेरा नाम सरिता है। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी गलतफहमी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी। मैं अनुज से बहुत प्यार करती थी और अनुज भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही अनुज के दूर के रिश्तेदार हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि अनुज की माँ पापा उसे बचपन से ही अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। मेरा परिवार भी हमारी शादी के लिए राजी हो गया और कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी अनुज से हो गई। अनुज एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनको कंपनी की तरफ से एक घर भी मिला हुआ था और यह घर काफ़ी अच्छा था। शादी के एक साल बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरा जीवन अनुज और गुड़िया के साथ बहुत अच्छा बीत रहा था। बेटी आने के बाद मेरी सारी खुशियाँ मुझे मिल गई थी, लेकिन अनुज चाहते थे कि बेटी से राखी बंधवाने वाला एक भाई भी उसके पास हो। अनुज अपनी ज़िंदगी में अकेले ही थे। उनका ना कोई भाई था और ना कोई बहन, इसलिए वह चाहते थे कि बेटी अकेली ना रहे। ठीक 3 साल बाद मैं फिर से खुशखबरी सुनाई, पर इस बार प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में मेरी तबीयत खराब रहने पर डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। मेरे ससुराल में अनुज अकेले ही थे, इसलिए मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी छोटी बहन टीना को मेरे पास भेज दिया था। टीना के आने से मुझे बहुत ही आराम मिल चुका था। वह घर के साथ साथ बेटी को भी संभाल लेती थी और अनुज से तो टीना की बहुत ज़्यादा बनती थी। टीना के आने के बाद मैं, अनुज और टीना रात रात भर जाग कर बिल्कुल वैसे ही हंसी मजाक किया करते थे जैसे शादी से पहले मैं और टीना अपने घर किया करती थी। टीना कहने को तो मेरी छोटी बहन थी, लेकिन उसमें मेरी जान बसती थी और वह भी कहाँ कम थी। मेरी एक आवाज़ पर वह अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास आ गई थी। कुछ इस समय में मैं फिर एक बेटी को जन्म दिया। मेरी दूसरी बेटी के आने के बाद भी टीना हमारे साथ ही रह रही थी, क्योंकि बड़ी बेटी को अब उसकी आदत लग चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ बेटी को नहीं बल्कि अनुज और टीना को एक दूसरे की आदत हो गई है। तभी तो यहाँ से जाने के बाद टीना ने भी वही कंपनी ज्वाइन कर ली जहाँ अनुज काम करते थे। उन दोनों का हंसी मजाक कब प्यार में बदल गया यह तो सिर्फ वही जानते थे। मैं अपनी बेटियों का वास्ता देकर रोती रही, लेकिन दोनों अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। मेरे माँ पापा ने टीना और अनुज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने शायद अपनी हदें पहले ही पार कर दी थी, जिस वजह से वह अब किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। लाख कोशिश करने के बाद भी अनुज ने टीना से शादी कर ली और उसे मेरी सौतन बनाकर घर ले आए। मेरे दिल पर पत्थर रखकर मेरी बहन को कभी मेरी जान हुआ करती थी और आज सौतन बनकर मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी। उसका स्वागत किया। टीना के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बस चल रही थी, लेकिन कैसे चल रही थी यह तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं अपनी मासूम सी बेटियों का मुंह देखकर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। टीना ने आते ही सबसे पहले तो मेरा और अनुज का कमरा मुझसे छीन लिया, जहाँ इतने सालों की मेरी और अनुज की यादें जुड़ी हुई थी। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर के एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गई और ज़्यादातर अपनी बेटियों के साथ अपने कमरे में ही बंद रहती थी। शादी होने के अगले हफ्ते ही अनुज और टीना हनीमून मनाने चले गए और पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बेटियां। दोनों 10 दिनों के बाद हनीमून से लौटे और यह 10 दिन मैंने किन तकलीफ़ों में गुजारे यह बस मैं ही जानती थी। मेरी छोटी सी बेटियों को संभालने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा कि यही महीना मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ से भरा महीना था, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि मेरी तकलीफ़ तो अब शुरू हुई थी। टीना से शादी के बाद अनुज को मेरी और मेरी बेटियों की ज़रूरत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अब उसे कुछ दिखता तो बस टीना और टीना की ज़रूरतें। मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ मंगवाती तो अनुज हफ्तों तक उस बात को टालते रहता। वही अगर टीना किसी चीज़ के लिए कह देती तो वह अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती थी। टीना खूबसूरत तो थी ही, लेकिन बात करने में भी तेज़ थी। अब तो उसे देखते ही मेरे अंदर नफ़रत के अंगारे भरने लगते। जी तो चाहता था कि अपने ही हाथों से अपनी ही बहन का कत्ल कर दूं, जिसने मेरे और मेरी बेटियों के हक पर डाका डाला है। अनुज पूरा पूरा दिन टीना के साथ ही रहते थे, लेकिन मुझे और मेरी बेटियों को देखते भी नहीं थे। टीना घर का कोई काम नहीं करती, क्योंकि वह तो अनुज के साथ सुबह ही ऑफिस चली जाती और अनुज के साथ ही वापस आती थी।
इसलिए अनुज ने उसे कह रखा था कि तुम घर का कोई काम भी मत करना वरना थक जाओगी। इससे उल्टा अनुज ने घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मैं तो ऐसी ज़िंदगी जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बेटियों के लिए तो जीना ही था, इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती रहती थी। अनुज और टीना जब भी फ्री बैठते तो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते, साथ बैठकर खाना खाते, लेकिन मैं और मेरी बेटियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेती, क्योंकि अनुज का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी कभी तो मैं अपना गुस्सा अपनी बेटियों पर भी निकाल देती थी, लेकिन मैं खुद इतनी मजबूर थी कि मैं पूरा दिन घर के काम करती, सबके लिए नाश्ता और खाना बनाते ही सबके कपड़े धोना, घर की सफाई, ऊपर से अपनी छोटी सी बेटियों को संभालना, और इसके साथ साथ चुपचाप अनुज और टीना की इश्कबाजियाँ देखनी पड़ रही थी। सब कुछ देखते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर पूरा दिन घर के काम करती रहती। अगर अनुज टीना को दूसरे घर में रखते तो शायद मुझे इतना दुख ना होता, लेकिन उन्होंने तो टीना को मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया। फिर एक दिन पता चला कि टीना प्रेग्नेंट है तो अनुज इतना खुश हो रहे थे जैसे वह पहली बार बाप बन रहे हैं। लेकिन इस खबर से मुझे थोड़ी राहत भी हुई, क्योंकि अनुज ने टीना के लिए दूसरा घर ले लिया था और फिर अनुज और टीना अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन टीना का घर से जाना तो मेरे लिए और भी मुसीबत बन गया था, क्योंकि टीना होती तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो अनुज को इस घर की कोई परवाह ही नहीं थी। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो मैं बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। जब भी अनुज को फ़ोन करके घर के लिए कुछ सामान मंगवाती तो वह 4-5 दिन लगा देते लाने में। इसलिए मजबूरी में मैं खुद ही कुछ करने की ठान ली और ट्यूशन से जो भी पैसा आता वह घर में खर्च करती थी। यह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे। लेकिन फिर एक दिन पता चला कि जिस कंपनी में अनुज और टीना काम कर रहे थे वह कर्ज में डूब गई और बंद हो गई। इस समय टीना ने एक बेटी को जन्म दिया, दोनों की नौकरी जा चुकी थी और खर्च बढ़ रहे थे। इसलिए मजबूरी में अनुज ने टीना के लिए जो किराए पर मकान लिया था उसे छोड़कर वापस पुराने घर में यानी हमारे साथ रहने लगे। अनुज ने दूसरी नौकरी तो ढूंढ ली थी, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। उसकी पूरी सैलरी टीना और उसकी बेटी पर ही खर्च हो जाती थी। टीना के कमरे में दूध के डिब्बे, फ्रूट और ज़रूरत का हर सामान मौजूद था, जबकि मेरी बेटियों के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। अनुज की सैलरी तो टीना और उसकी बेटी पर ही खर्च हो जाती थी। मेरी और मेरी बेटियों के खर्चे कहाँ से होते। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर अपना और अपनी बेटियों का खर्चा चलाती थी। अनुज अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे, लेकिन वह टीना से देखा ना गया। टीना शुरू में तो अपनी बेटी में ही मगन रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब खर्च बढ़ने लगे और आमदनी कम हो गई तो एक दिन उसने किचन में ताला लगा दिया। मैंने जब टीना से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वह कहने लगी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो फिजूल खर्च कर सकें। बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फालतू के खर्च बढ़ रहे हैं। इसका साफ इशारा मेरी बेटियों की तरफ था। जब टीना किचन को ताला लगा रही थी तब अनुज सामने बैठे बैठे यह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला और कहने लगे कि हाँ टीना ठीक ही तो कह रही है, अब आमदनी कम है तो सोच समझ कर खर्चा करना पड़ेगा। मैं कहते कहते रह गई कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपनी बेटियों का खर्चा करती हूँ, लेकिन फिजूल खर्चे तो टीना करती है। ना जाने कितने फ्रूट्स उसके कमरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, लेकिन इसे चाहे मेरी गलती समझो, जो कि मैं अपने पति से डरती थी, इसलिए यहाँ पर भी मैं खामोश हो गई। देखते ही देखते दिन बीत गए और मेरी तकलीफ़ें और बढ़ती गई। हद तो तब हुई जब टीना ने मेरी बेटियों को प्राइवेट स्कूल से हटवा कर सरकारी स्कूल में डलवा दिया। इस पर भी अनुज टीना की तरफ ही रहे और कहने लगे पायल पढ़ाई में कच्ची है, अगर उसे सरकारी स्कूल में डाला तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। कोई भी त्यौहार आता तो पायल के लिए नया ड्रेस, मैचिंग चप्पल और मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता था, लेकिन मेरी बेटियों के लिए मेरी साड़ियों से जोड़ जोड़ कर मैं खुद ही कपड़े बनाती थी। यह देखकर मेरी बेटियां कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी पायल और उसकी माँ तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, फिर हम ही क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते। तब मैं डांट कर अपनी बेटियों को चुप करा देती, क्योंकि उनके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अपनी बेटियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ट्यूशन के साथ साथ मैं घर बैठे सिलाई का काम भी करने लगी, ताकि जो सिलाई आती उनके बचे हुए कपड़ों से मैं अपनी बेटियों के कपड़े बना लिया करती थी। इस तरह मैं पूरी कोशिश करती रही कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों की ज़रूरतें पूरी कर सकूं। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने बाप का ऐसा बर्ताव देख कर वह दोनों अनुज से नफरत करने लगी।
एक दिन फिर खबर मिली कि टीना फिर से गर्भवती है। तब अनुज फिर से बहुत खुश हुए और इस बार भी टीना के लिए उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। वह पहले की तरह ही टीना का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अनुज और टीना मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे, तब रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। अनुज और टीना की मौके पर ही मौत हो गई और टीना का बच्चा भी पेट में ही खत्म हो चुका था। मैं उस वक्त घर में सबके लिए खाना बना रही थी, तब बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं बहुत घबरा गई। बाहर जाकर देखा तो एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर खड़ी और दोनों की लाश मेरे सामने पड़ी थी। वैसे तो पिछले कुछ सालों में जो जिंदगी जी रही थी, इस हादसे से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि टीना के आने के बाद अनुज तो मुझे और मेरी बेटियों से दूर ही हो चुके थे। हर वक्त टीना के आगे पीछे ही घूमते रहते, उसके सारे नखरे झेलते और मुझे और मेरी बेटियों को तो हमेशा इग्नोर ही करते रहते थे। लेकिन फिर भी वह दोनों ही मेरे लिए कभी मेरी जान हुआ करते थे। मैंने अपने पति और बहन, जो अब मेरी सौतन थी, दोनों को ही खो दिया था। इस हादसे से मैं अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं खुद को संभाला। मैं जब दोनों से मिले धोखे के बारे में सोचती, तब उनके जाने का ज़्यादा दुख नहीं होता था, क्योंकि उनके मेरे और मेरी बेटियों के लिए बर्ताव ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। लेकिन हाँ, जब भी मैं पायल को देखती तो थोड़ा दुख तो होता कि बिन माँ की बच्ची अकेली रह गई थी, लेकिन फिर सोचती थी कि आखिर ये सब कुछ इसकी माँ की वजह से ही तो हुआ था। अब एक बात का सुकून मिल गया कि अब यह पूरा घर मेरा था और मैं इस घर की मालकिन थी, क्योंकि टीना के आने के बाद तो मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने घर का नक्शा थोड़ा बदल दिया। घर के एक छोटे से हिस्से में मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला और दूसरे हिस्से में लड़कियों से फीस लेकर मैंने उनको सिलाई सिखाना शुरू किया। भगवान की कृपा हुई और मेरे दोनों ही काम खूब सफल हुए। घर में पैसे आने लगे तो मैं अपनी बेटियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दिया और पायल का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही रहने दिया, क्योंकि मैं उसकी देखभाल और उसकी पढ़ाई लिखाई अपनी बेटियों के बराबर ही करती थी, ना उनसे कम ना उनसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। मैं पायल से अभी भी नफरत करती थी। मैं घर के सारे काम उससे करवाती और कभी कभी तो मेरा हाथ भी उस पर उठ जाता था। लेकिन पायल बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। वह हर वक्त उदास रहती और हर वक्त मम्मी मम्मी कहते मेरे पीछे घूमती रहती। धीरे धीरे तीनों बेटियां बड़ी होने लगी, लेकिन पायल दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बिल्कुल टीना की तरह। इसलिए जो भी रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए आता उनको पायल ही पसंद आ जाती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी और दरवाज़ा पायल ने खोला। उसके बाद फिर पायल उन औरतों के सामने नहीं आई और सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही देख रही थी। मैं तो चाहती थी कि यह रिश्ता जल्द से पक्का हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे और बड़े घर से रिश्ता आया था। अगर यह रिश्ता हो जाता तो मेरी बेटी ऐश करती वहाँ पर। चाय नाश्ते के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला था क्या वह भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं पायल ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, इसलिए मैंने उनसे कहा, हाँ है तो मेरी ही बेटी। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है? तब वह बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। असल में बात यह है कि हमें आपकी इस बेटी का रिश्ता चाहिए अपने बेटे के लिए। उन औरतों की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया और गुस्से के मारे मैं अंदर ही अंदर खोलने लगी, लेकिन किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा, जी हम सोचकर बताएंगे। उसके बाद वह औरतें चली गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन औरतों का गला दबा दूं या पायल का गला दबा दूं। उन औरतों के जाने के बाद मैं किचन में गई और अपना गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। जी तो कर रहा था कि आज पायल को मार मार कर उसका चेहरा इतना लाल कर दूं ताकि मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन अब तो मैं वह भी नहीं कर सकती थी। बचपन की बात और थी, लेकिन पायल अब बड़ी हो चुकी थी। अब अगर मैं उसे पर हाथ उठाती और बदले में वह मुझ पर हाथ उठा देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। यही सोचकर मैं मजबूर हो जाती, लेकिन वह अभी भी मुझसे बहुत डरती थी और मैं उसे पूरी तरह काबू में कर रखा था। शाम तक मेरा दिमाग शांत हो चुका था और तब मैं उन औरतों को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि माफ़ करना, हमारी रिश्तेदारी में एक मौत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम पायल का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, इसलिए पायल का रिश्ता आपके बेटे के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी 2 और बेटियों में से किसी का भी रिश्ता तय कर सकते हैं अपने बेटे के साथ। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा, माफ़ करना बहन जी, हमें तो पायल ही पसंद आई थी।
अगर आप पायल का रिश्ता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कहीं कोई और लड़की देख लेंगे। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई और गुस्से में मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे पायल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि पहले उसकी माँ ने मेरा हक छीन रखा था और अब यह मेरी बेटियों का हक छीन रही है। अब तो मैं सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का हक पायल को लेने नहीं दूंगी। जो मेरी बेटियों का हक है वह मेरी बेटियों को ही मिलेगा। मन ही मन मैंने कुछ ऐसा सोचते हुए मैंने फैसला किया कि अब सबसे पहले मैं पायल की ही शादी कर दूंगी। मेरी बेटियों की खुशियों के रास्ते में कांटा बनी इस पायल को निकालना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब तक पायल की शादी नहीं होती तब तक मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने अब पायल के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। लेकिन पायल के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे, पर मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी और बरसों से मेरे दिल में जो गुस्सा भरा हुआ था उसे निकालना चाहती थी। मैं उसकी माँ का बदला उससे लेना चाहती थी। मैं आने वाले हर रिश्ते को मना कर देती थी, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर आता था। मैं तो पायल की शादी ऐसे घर में करना चाहती जहाँ उसे सिर्फ दुख ही दुख मिले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता मुझे नहीं मिला। फिर एक दिन मैं बाजार जा रही थी, तब मैं एक रद्दी वाले की साइकिल से टकरा गई तो वह रद्दी वाला जल्दी से साइकिल से नीचे उतरा और मुझे उठाते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम जी, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो उनसे बचने के लिए मैं तेज़ी से भाग रहा था, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। मैंने हैरत से उस रद्दी वाले को देखा तो वह अच्छी कद का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने उसे पूछा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? तो वह बोला, कहने लगा, मैडम जी मैं जुए में अपना सब कुछ हार गया हूँ और कुछ उधार भी बाकी रह गया। बस वही उधार वसूलने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया कि इससे अच्छा रिश्ता तो पायल के लिए कोई और ही नहीं हो सकता। मैं उस रद्दी वाले को थोड़ा साइड में ले गई और उससे पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो मेरी बात सुनकर वह शर्मा गया और हाँ में सिर हिला दिया। मैं तुरंत ही उसे अपने साथ घर ले आई और इस वक्त पंडित जी को बुलाकर पायल के साथ उसके फेरे करा दिए। पायल रोते रोते बार बार यह मेरी ओर देखे जा रही थी जैसे वह मुझे रहम की भीख मांग रही हो, लेकिन मैं अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायल की शादी होते ही मैं इस वक्त उसे घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया और वह रोती हुई घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैं उनसे कहा, अगर पायल की शादी नहीं करती तो तुम दोनों में से किसी की भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गई। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी, इसलिए मैं उनके लिए रिश्ते ढूंढने लगी। पायल को रास्ते से हटा दिया था, इसीलिए मेरी बड़ी बेटी की शादी आप बहुत ही आसानी से हो गई। अब बारी मेरी छोटी बेटी की थी, लेकिन मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। पायल की शादी को पूरे 8 महीने हो चुके थे और इन 8 महीनों में पायल एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी चिंता भी होने लगी कि पता नहीं पायल कैसी होगी और वह एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। दिन ऐसे ही कट रहे थे। फिर एक दिन अचानक पायल घर आ गई और आते ही वह मुझे गले मिली और मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली, मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी। यह देखकर तो मैं हैरान हो गई कि यह सब क्या था और पायल के पास इतने पैसे कैसे कहाँ से आए होंगे। मैंने सोचा कि जो भी हो, बड़ी बेटी की शादी को कुछ उधार अभी भी बाकी था जो अब चुका देंगे। एक हफ्ते बाद पायल फिर से मिलने आए और उसने ढेर सारे पैसे मेरे हाथ में रख दिए। तब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। मुझे फिर उससे नफरत होने लगी कि इस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है कि जहाँ भी जाती है इसकी किस्मत खुल ही जाती है। अगली बार जब पायल मुझसे मिलने आई तब उसका पति भी साथ में आया। वह मेरी छोटी बेटी के लिए अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर आया था। मैं भी लालच में आकर हाँ कर दी, यह सोचकर कि कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी तो राज करेगी जैसे पायल करती है। पायल ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि यह रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मुझे लगा शायद पायल से मेरी बेटी का सुख देखा नहीं जा रहा है और वह नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने तुरंत ही बाहर आकर पायल के पति को रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कहा कि अगले हफ्ते ही शादी कर देते हैं और वह मान गया। जाते जाते भी पायल कई बार इशारों से इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। एक हफ्ते बाद ही मैंने छोटी बेटी की शादी पायल के देवर से कर दी। फेरों से पहले भी पायल ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और उल्टा उसे ताने देने लगी कि तुम कभी नहीं चाहोगी कि मेरी बेटी खुश रहे, आखिर तुम तो टीना की ही बेटी हो ना।
मेरी बात सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। उसकी विदाई का वक्त आ गया। मैंने पिछली सारी नाराजगी बुलाकर पायल से कहा, पायल मेरी बेटी का ध्यान रखना। पायल हल्के से मुस्कुरा दी और कहने लगी कि जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी, क्योंकि जब ध्यान रखने का वक्त था तब तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी छोटी बेटी भी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरी बेटी की शादी को पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मेरा दिल बेचैन होने लगा तो मैंने सोचा चलो क्यों ना खुद ही चलकर अपनी बेटी से मिल आती हूँ। जब मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुँची तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा और पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि पायल मुझे शादी करने से मना क्यों कर रही थी। वह तो बार बार कह रही थी कि यह शादी ना करें, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। लालच में आकर मैंने अपनी ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची तो मेरी बेटी फ़कीरों वाले हुलिये में फटे कपड़े पहने, बाल बिखरे, बड़ा सा कटोरा हाथ में था और घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे गले लग गई और बोली, मम्मी आपने मुझे कहाँ नरक में भेज दिया। यह लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझे भीख मंगवाते हैं। यह सब सुनकर तो मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी कि तभी पायल उससे भी खराब हालत में बाहर निकली। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, पायल तुमने मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया? तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पायल रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। यह लोग बहुत खतरनाक हैं और हर वक्त उनकी नज़र मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने आपको लाख बार मना किया कि आप यह शादी ना करें, लेकिन आप लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि आपने मेरी एक न सुनी। इनका गैंग बहुत बड़ा है और उनकी पहुँच ऊपर तक है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप सबसे पहले पुलिस के पास जाइए और यहाँ के बारे में उन्हें सब कुछ बता दीजिए। पायल मेरी बेटी को साथ लेकर निकल चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं बची है। किसी तरह खुद को घसीटते हुए मैं पुलिस थाने पहुँची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। बहुत कोशिश करने के बाद वह मेरे साथ उस जगह पर चलने को तैयार हुए और थोड़ी छानबीन के बाद वह लोग पकड़े गए। पुलिस ने उनको पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन अभी भी सारे लोग नहीं पकड़े गए, कुछ बच गए थे। पुलिस अभी भी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां थी जो इस दुविधा से छूट चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और उनको अपने साथ घर वापस ले आई। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बदले की आग में मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि पायल के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर मुझे अपना गुस्सा ही निकालना था तो वह अनुज और टीना से कहना चाहिए था। इसमें पायल का क्या कसूर था? वह तो बेकसूर थी। उस बेचारी का कसूर तो बस इतना था कि वह टीना की बेटी थी और बिल्कुल उसके जैसे ही दिखती थी। लेकिन पायल तो हर वक्त मम्मी मम्मी कहते मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरी मार खाती, मेरे तानों को सहती और फिर भी घर का सारा काम करती थी। मैंने टीना का बदला लेने के लिए उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत करके मुझे उसकी सज़ा दे दी। चलो अब तो मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं और आज मैंने पायल को एक माँ बनकर गले लगाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे और मैं भी पायल से बहुत प्यार करने लगी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।